Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपकी जो है कंप्यूटर यानी कि साइंस एंड टेक से रिलेटेड भी है और जो आपका प्री का सिलेबस है उसके अनुसार भी है, और अन्य जो भी जिस भी जगह आपको ई गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक देखने को मिलेगा वहाँ भी आपको ये काम आने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे क्या क्या चीज़ें होती है, ई गवर्नेंस होता क्या है, ये कैसे काम करता है, ठीक है, इसके फ़ायदे क्या है, स्टेप्स क्या हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम जानेंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको कहाँ उपयोगी होगा ये। जैसे आप बात करें एमपीपीएससी प्रीलिम्स की, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की अगर बात करें तो यहाँ आपको जो 10 टॉपिक दिए गए हैं प्रीलिम्स के अंतर्गत। ठीक है, प्री का जो जीएस वाला जो पेपर है उसमें 10 टॉपिक दिए गए। 10 टॉपिक में आपको 9वां टॉपिक जो दिया गया है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत तीसरा जो टॉपिक है इसके अंतर्गत सब टॉपिक, उसमें आपको ई गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं विस्तार से। अब उसके अलावा अगर देखें तो आपको पेपर 3 यानी कि मेंस के अंतर्गत अगर बात करें हम, तो मेंस के अंतर्गत पेपर 3 की बात करें साइंस एंड टेक की, तो पेपर 3 में आपको इकाई 4 देखने को मिली। इकाई 4 में आपको देखिए यहाँ पे सब टॉपिक के रूप में फिर देखने को मिलेगा ई गवर्नेंस, तो यहाँ भी आपको काम आने वाला। तो दोनों ही जगह आप देखेंगे तो ई गवर्नेंस आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इसके बारे में हम जो है विस्तार से जानने वाले हैं ई गवर्नेंस होता क्या है, और अलग जगह भी जहाँ भी आपको ई गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक देखने को मिलेंगे वहाँ भी ये आपको काम आने वाला है। अनअकैडमी आपके लेकर आया है बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम से संबंधित है। यदि आप फ्री प्लान लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिया जा रहा है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहा है, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को मिलाकर होते हैं। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देने होते हैं, और 8 PM पे ये सीरीज चलती है और 8:30 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसका फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, इसका फायदा लेने आपको डाउनलोड करना है सिंपली अनअकैडमी लर्निंग ऐप। यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित कोर्स यूज कीजिए, एमपीपीएससी जो आपका गोल सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे सरकार 10 आपको प्रोमो कोड यूज करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आप प्लस बैचेस के साथ जाना चाहते हैं अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। प्रीलिम्स के यहाँ पे अल्टीमेट 60 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है, संपूर्ण ज्ञान, जो कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। और यदि आप संकल्प एमपीपीएससी 2020 में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे, और वीकली 12 सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लग रहे हैं यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो। मेगा बैच स्टार्टिंग सून है यहाँ पे, और एमपीपीएससी की तैयारी आप शुरू से करना चाहते हैं तो 10 महीने का फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। स्वप्न पूर्ति बैच उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और अपने सपनों को साकार करके एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसमें साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आप इन टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी और संबंधित गोल में प्लस कोर्स में जाना है, और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस प्रकार की विंडो यहाँ पे दिखेगी, और आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो प्लान है वो ले सकते हैं। और याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू लेट्स क्रैक एमपी एंड एग्जाम्स। तो होता क्या है ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस का मतलब क्या था, देखिए गवर्नेंस का मतलब होता है प्रशासन, और ई अगर लग जाए तो ई लग जाए मतलब ई जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, और इसका मतलब क्या होता है कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करके क्या करना, प्रशासन करना, क्या कहलाता है, ई गवर्नेंस कहलाता है। मतलब बात की जा रही कि पहले सभी काम कैसे होते थे, ऑफलाइन, यानी कि कोई भी योजना का फॉर्म भरना है, कुछ भी काम करना था, हमको ऑफलाइन दस्तावेज को पोस्ट करना पड़ता था, उसको फिल करना पड़ता था। परंतु वही काम आज की डेट में कैसा हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, उसी फॉर्म को किसी भी कंप्यूटर शॉप में, एमपी ऑनलाइन की शॉप में, कहीं भी जाकर हम क्या कर सकते हैं, उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, जो हार्ड कॉपी वाला काम था या डॉक्यूमेंटेशन वाला जो काम था उसको कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। यानी कि गवर्नमेंट की जितनी भी सरकारी योजना होती है, सरकारी काम होते हैं, ऑफिस से रिलेटेड काम होते हैं, सभी काम कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहा है। तो उन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने वाले जो काम है उसको ही हम क्या बोलेंगे, ई गवर्नेंस यहाँ पे बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे सभी सरकारी कार्यों को जो है ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना क्या कहलाता है, ई गवर्नेंस। जिससे क्या होगा, सरकारी कार्यालयों और जनता है दोनों के पैसे और साथ में उसका समय भी बचेगा, और बार बार आपको जो है आपको विभिन्न ऑफिस का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि ऑफिस आप बार बार जाते थे, वेट करते थे, जो है मतलब आपका समय बर्बाद होता था, पैसा बर्बाद होता था। तो ये सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए यहाँ पे ई गवर्नेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को क्या करना, इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना, ई गवर्नेंस या ई शासन इसको बोला जाता है। इसके अंतर्गत
शासकीय सेवाएं और जो सूचनाएं होती है ऑनलाइन उपलब्ध होती है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत इसकी इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की 1970 में। 1977 में हम देखें तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना ई शासन की दिशा में पहला कदम था, यानी कि ई गवर्नेंस की दिशा में पहला ये प्रयास किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद हम देख सकते हैं इसके कार्य क्या क्या हो सकते हैं ई गवर्नेंस के कार्य हम देखें तो बहुत सारे यहाँ पे कार्य देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, ठीक है, और बैंक जो है या तो वो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे सेवाएं दे सकता है या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू दे सकता है। तो इंटरनेट का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बैंक की जो सेवाएं है, किसी भी बैंक यानी सरकारी या प्राइवेट जो भी बैंक है, उनकी सेवाओं को हम उनकी पर्टिकुलर जो वेबसाइट होती है उसके माध्यम से उसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर वर्तमान में हम देखें तो एंड्रॉयड ऐप आपके पास में आ गया है, जिसके थ्रू आप जो है ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। और ये इसी का पार्ट है ई गवर्नेंस का, मतलब इसका एक कार्य होता है। फिर वर्तमान में आप देखें तो 1 जुलाई 2017 से आपको एक नया टैक्स देखने को मिला है, इनडायरेक्ट टैक्स जिसे बोलते हैं जीएसटी। और जीएसटी जो है सभी टैक्स को कलेक्ट करके यहाँ पर बनाया गया और प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पे जीएसटी के अंतर्गत लाया गया है। एक स्लैब बनाई गई है 5, 12, 18, 28 के तौर पर, और उनको यहाँ पे जीएसटी के अंतर्गत स्लैब में शामिल किया गया है। और उन जीएसटी का जो है मतलब पे करना पड़ता है। तो प्रत्येक जो दुकान है, जो शॉप है, बिजनेस है, व्यापार है, वो व्यक्ति जीएसटी को पे करता है। तो वो ऑनलाइन जीएसटीएन यानी कि जीएसटी नेटवर्क के माध्यम से क्या कर सकता है, अपना जो है काम पूरा कर सकता है। तो एक नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू चलता है। तो ऑनलाइन जीएसटी का जो पे है वो किसके थ्रू कर सकते हैं, ई गवर्नेंस के थ्रू कर सकते हैं। फिर बात करें बिल पेमेंट, तो बिल पेमेंट अलग अलग हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, बिजली मतलब जो है वाटर बिल हो सकता है, मकान बिल हो सकता है। बहुत सारे जो बिल होते हैं वो हमको पे करना होता है। तो वो सभी बिल का पेमेंट हम ऑनलाइन के माध्यम से यानी कि ई गवर्नेंस की सहायता से कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन आईडी कार्ड मतलब एक तो होता है पैन कार्ड भी बनाया जा सकता है, एक वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ये सभी क्या कहलाती है, एक व्यक्ति की आईडी कहलाती है, आइडेंटिटी कहलाती है। तो ऑनलाइन के माध्यम से हम इन आईडी पर भी जो है उनको अप्लाई कर सकते हैं नई पे, ठीक है। कुछ संशोधन करना तो वो हम उसमें कर सकते हैं। सारे काम किसके थ्रू कर सकते हैं, ई गवर्नेंस के थ्रू कर सकते हैं हम जो है ऑनलाइन आईडी कार्ड। फिर उसके बाद इनकम टैक्स मतलब आयकर होता है, जो व्यक्ति की शुद्ध आय पर लगता है। जो व्यक्ति जितनी अधिक आय उसकी होगी उतने ही अधिक वहाँ पे टैक्स लगेगा। तो अगर इनकम टैक्स पे करना है तो वो भी यहाँ पे ऑनलाइन पे हो जा रहा है। तो ये भी सुविधा यहाँ देखने को मिलती है फंक्शंस ऑफ ई गवर्नेंस के तहत। फिर बात करते हैं टिकट बुकिंग की, चाहे टिकट बस की हो, चाहे टिकट ट्रेन की हो, चाहे टिकट एयर की हो। तो तीनों प्रकार की जो टिकट है वो किसके थ्रू बुक की जा रही है, वो ऑनलाइन के माध्यम से बुक की जा रही है। तो ये सभी काम हम देख सकते हैं, ये सभी फंक्शन किसके हैं, ये है हमारे ई गवर्नेंस के फंक्शन यानी फंक्शंस ऑफ ई गवर्नेंस या ई गवर्नेंस के कार्य हम उनको बोल सकते हैं। फिर बात करें ई गवर्नेंस के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ई गवर्नेंस के प्रकार के अंतर्गत हमको 4 प्रकार के देखने को मिलेंगे। पहला तो है G2G, G2C देखने मिलेगा, फिर G2E देखने मिलेगा, फिर G2B। तो G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट से गवर्नमेंट मतलब जैसे गवर्नमेंट से गवर्नमेंट का मतलब होता है जैसे कोई डिपार्टमेंट है, जैसे मान लीजिए वित्त मंत्रालय है, ठीक है, और वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय, ये दोनों किसके पार्ट है, ये दोनों गवर्नमेंट के पार्ट है। तो इन दोनों के मध्य अगर कोई सरकारी काम को रिलेटेड यहाँ पर काम हो रहा है ऑनलाइन के माध्यम से, तो ये क्या कहलाएगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि वित्त प्रोवाइड करना है, कोई डाटा इधर के उधर यहाँ ट्रांसफर करना है। तो ये सारे काम किसके थ्रू किए जा रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से। तो मतलब क्या है, ये G2G ई गवर्नेंस है। दूसरा होता है G2C का मतलब गवर्नमेंट टू हम, यानी कि कंज्यूमर, या हम बोल सकते हैं जो उपभोक्ता है, यानी कि जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, वो कहलाते हैं क्या, G2C, यानी कि गवर्नमेंट की जो सेवा है, जो सुविधा है, वो हम अगर ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, गवर्नमेंट की कोई फॉर्म हम फिल कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो इस प्रकार की सुविधा क्या कहलाएगी, G2C। उसके बाद होता है एक और G2E का मतलब होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनोगे कि नहीं, तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनोगे तो गवर्नमेंट से क्या होगा, आपको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, या फिर गवर्नमेंट का कोई काम है तो आप ऑनलाइन करोगे। तो इस प्रकार से एक जो है ऑनलाइन के माध्यम से आपकी कनेक्टिविटी होगी गवर्नमेंट से, यानी सरकार से। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं G2E, यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। चौथे प्रकार के होते हैं गवर्नमेंट टू बिजनेस, मतलब कोई व्यवसाय करने वाला है, मतलब जो व्यापार करने वाला कोई कंपनी है, कोई निगम है, तो वो व्यक्ति अगर गवर्नमेंट से कनेक्ट है ऑनलाइन के माध्यम से, तो इसको बोलेंगे G2B। तो ये 4 प्रकार हमने देखे टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस के अंतर्गत, और इसको हम जो है यहाँ पे विस्तार से भी जान लेंगे, ठीक है, विस्तार से जान लेंगे। इससे मतलब यहाँ पे हम इनको जो है विस्तार से जानेंगे, कौन से वाले जो हमारे मतलब जो प्रकार है। चलो यहाँ पे हम इनको देख लेते हैं किस किस को, चलो इनको मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे इनको हम विस्तार से भी देख लेते हैं। जैसे कि ई गवर्नमेंट के 4 प्रकार यहाँ डिफाइन किए गए थे, जैसे कि मैंने अभी बताया
चारों को अलग अलग प्रणाली तथा कार्य श्रृंखला यहाँ पे होती है जिसके तहत वो कार्य करते हैं और इसमें एक पूरा सिस्टम बना होता है जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मदद करता है। जैसे G2G मैंने बताया था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि G2G यानी सरकार से सरकार जब सूचना और सेवाओं का आदान प्रदान होता है इस परिधि में होता है तो G2G इंटरएक्शन या इनको जो है कनेक्शन कहा जाता है। यह विभिन्न सरकारी संस्थाओं, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के बीच में जो इकाई है उनके विभिन्न स्तरों के मध्य ये कार्य करता है। दूसरा मैंने बताया था G2C का मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि हम बोल सकते हैं जनता नागरिक के अंतर्गत हम देखें तो G2C जो होता है यानी सरकार से नागरिक या सरकार से आम जनता के बीच में जो बातचीत है, कम्युनिकेशन है, उसको क्या बोलेंगे, G2C बोलेंगे। और यहाँ यह एक प्रक्रिया जो सरकार और नागरिकों के बीच में स्थापित की गई है जिससे नागरिक विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच बना सके। नागरिकों को किसी भी समय कहीं भी सरकारी नीतियों पर अपने विचार और शिकायतों को शेयर करने की यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है। तीसरे प्रकार की बात करें तो G2B होता है, यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है, यानी कि जो सरकार है और व्यवसाय या व्यापार है इसमें ई गवर्नेंस जो बिजनेस है क्लास उसको सरकार के साथ जो है सहज तरीके से बातचीत करने में मदद मिलती है और इसका उद्देश्य होता है व्यापार के माहौल में और सरकार के बीच जो बातचीत है करते समय यहाँ पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी स्थापित होती है। चौथा प्रकार मैंने बताया था गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, यानी कि सरकार से कर्मचारी के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है, यानी किसी देश की जो सरकार है सबसे बड़ी नियोक्ता कंपनी है और यहाँ पे इसलिए वह नियमित आधार पर कर्मचारियों के साथ काम करती है और यह सरकार और कर्मचारियों के बीच में कुशलता और तेजी से संपर्क बनाने में भी मदद करती है, साथ ही उनके लाभों को बढ़ाकर उनकी संतुष्टि स्तर पर पहुँचाने में काफ़ी मदद करती है। उसके बाद जब ई गवर्नेंस की बात हो तो यहाँ पे इसको स्थापित करने या इसको कंप्लीट या एस्टेब्लिश करने के लिए हमको स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन सी स्टेप्स का इसका सामना करना पड़ेगा ताकि हम इसको आसानी से स्थापित कर सकें। तो कौन कौन सी स्टेप्स का सामना करना पड़ता है आपको पता होगा। जब बात हो जाएगी ई गवर्नेंस की यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की तो वहाँ पे हमको कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ पे हमको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी, तब कहीं जाकर सारा सिस्टम यहाँ पे एस्टेब्लिश हो पाएगा। तो पहली चीज़ तो होती है कंप्यूटराइजेशन, यानी कि सबसे पहले अगर किसी कार्यालय को ई गवर्नेंस के तहत कनेक्ट करना है तो आपको कंप्यूटराइजेशन यानी कंप्यूटर होना वहाँ पर बहुत जरूरी है। कंप्यूटर का आपस में कनेक्ट करना क्या कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाता है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे नेटवर्किंग होना चाहिए। अब नेटवर्किंग होना चाहिए तो उसके लिए हमको नेटवर्किंग तो हो गई डाटा का आदान प्रदान, परंतु गवर्नमेंट की योजनाओं को कैसे यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकें तो उसके लिए यहाँ पे ज़रूरत होती है इंटरनेट की। इंटरनेट का मतलब ऑनलाइन, तो ऑनलाइन की जो है प्रेजेंट यहाँ पे ऑनलाइन प्रेजेंट हमेशा होना चाहिए, तभी यहाँ पे कनेक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, इंटरएक्टिविटी यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ऑनलाइन यहाँ पे इंटरएक्टिविटी होना चाहिए। तो ये सभी जो स्टेप्स है वो क्या कहलाती है, स्टेप्स ऑफ ई गवर्नेंस, यानी कि ई गवर्नेंस को स्थापित करने की ये मुख्य स्टेप्स होती है। उसके बाद हम फायदे देख लेते हैं। फायदे मतलब ई गवर्नेंस के कुछ फायदे होते हैं तो वो भी हमको यहाँ देखने को मिलते हैं ई गवर्नेंस के फायदे। ठीक है, तो क्या क्या हो सकते हैं वो हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए ई गवर्नेंस जो है शासन में सुधार और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के संसाधन उपयोग द्वारा ये सक्षम मानी जाती है। ई गवर्नेंस सभी नागरिकों के लिए सूचना और उत्कृष्ट सेवाओं की बेहतर पहुंच के लिए यहाँ पे उपलब्ध होती हैं। यह सरकार में सरलता, दक्षता और जवाबदेही भी लाता है। ई गवर्नेंस सरकार के लिए लाभप्रद होती है क्योंकि संचार प्रौद्योगिकी का एक तेजी से विकास हो रहा है और शासन में इसे अपनाने में सरकारी जो मशीनरी है उसको नागरिकों के घर घर तक पहुंचाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये तो हो गए कुछ फायदे। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे हमको जो है हमने देखे थे कुछ चीज़ें और देखे थे जैसे ई गवर्नेंस के तहत। ठीक है, ई गवर्नेंस में हमने देखे हैं क्या क्या चीज़ें हमने देखे हैं। जैसे शुरू से हम बात करें, हमने जो चीज़ें देखें एक बार देख लेते हैं। हमने बात करें ई गवर्नेंस की, तो ई गवर्नेंस होता क्या है, मतलब सरकारी सेवाओं या सरकारी सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना, किसको, नागरिकों को, तो इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। और अलग अलग प्रकार के जो फंक्शंस है वो हमने देखे, यानी कि कौन कौन से फंक्शंस इसके द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं वो हमने यहाँ पे देखे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जो फंक्शंस है वो हम देखें यहाँ पे। तो ऑनलाइन हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं जो कि हमने अभी देखे हैं। जीएसटी की फिलिंग या जीएसटी संबंधित सभी कार्य कर सकते हैं। बिल पेमेंट से रिलेटेड बिजली बिल है, पानी का बिल है, टेलीफोन बिल है, मोबाइल बिल है, डीटीएच है और अन्य प्रकार के जो बिल है वो ऑनलाइन हम भर सकते हैं, ऑनलाइन पे कर सकते हैं। पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट और अन्य प्रकार के जो प्रमाण पत्र है, जो आईडी से संबंधित जो सत्यापन है वो हम इसके द्वारा कर सकते हैं। आयकर या इनकम टैक्स से रिलेटेड जो फिलिंग है वो हम इसके माध्यम से कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से। यानी उसके अलावा जो टिकट बुकिंग है, ट्रेन है, बस है, हवाई जहाज़ है और जो ऑनलाइन चीज़ है सभी चीज़ें इसके माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें हम इसके द्वारा कर सकते हैं जो भी फंक्शंस है इसके।
ठीक है। इसके बाद हमने देखे थे टाइप्स मतलब 4 प्रकार के, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी कि G2G, गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी कि G2C, यानी कि गवर्नमेंट से गवर्नमेंट यानी सरकार से सरकार, यानी कि राज्य सरकार, जो राष्ट्रीय सरकार होती है, स्थानीय सरकार, सभी के आपस में कनेक्टिविटी यहाँ G2G के अंतर्गत आई। G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी आम नागरिक, गवर्नमेंट की जो योजना है जनता तक ऑनलाइन के माध्यम से प्रोवाइड करना, कनेक्टिविटी करना, G2C के अंतर्गत आता है। G2E का मतलब गवर्नमेंट के अंतर्गत बहुत एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी नियोक्ता है, तो वहाँ पे एम्प्लॉय और गवर्नमेंट के मध्य कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे इस प्रकार का कम्युनिकेशन या ई गवर्नेंस टेक्निक अपनाई जाती है, G2E। फिर व्यापार या कंपनी के मध्य यहाँ कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए G2B, जिससे क्या हो, आपस में पारदर्शिता हो और किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। तो ये चारों हमने देखे हैं, G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस और फिर उसके बाद G2E यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, चारों हमने देखे हैं। उसके बाद हमने देखे स्टेप्स यानी कि जो ई गवर्नेंस है उसको स्थापित करने की जो स्टेप्स है वो क्या क्या होनी चाहिए। पहले तो कंप्यूटर यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा, कंप्यूटराइजेशन करना पड़ेगा, फिर उसकी नेटवर्किंग करना पड़ेगा, फिर ऑनलाइन प्रेजेंस और ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी होना चाहिए, यानी कि सामने वाले को हमने कुछ रिक्वेस्ट भेजे हैं तो वहाँ से वापस भी आना चाहिए, तो इसको बोला जाता है इंटरेक्टिविटी, ठीक है। तो आपस में कनेक्टिविटी भी होने के साथ साथ इंटरेक्टिविटी भी होना जरूरी है। उसके बाद हमने फ़ायदे देखें, फ़ायदे बहुत सारे हो सकते हैं ई गवर्नेंस के, तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखे हैं। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी ई गवर्नेंस से रिलेटेड। तो उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे मैं आपको फिर से आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, जो टॉपिक है जैसे कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सूचना संचार प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद ये तो हमारा कंप्लीट हो गया इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट, ई कॉमर्स, ये तो हो गया प्री के सिलेबस, प्री मतलब प्रीलिम्स जो है उसका सिलेबस हो गया, जो 2020 का नया सिलेबस आया है। उसके बाद हम देखें यहाँ पे तो हमको देखने मिलेगा यहाँ पे कंप्यूटर जो है मतलब जो मेंस का सिलेबस है इकाई 4 है पेपर 3 के अंतर्गत। तो कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर क्या है, इसकी विशेषता है, जनरेशन, मेमोरी से संबंधित, स्टोरेज डिवाइस और बहुत सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी। कंप्यूटर की भाषा यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलर, ट्रांसलेटर देखने को मिलेगा। इंटरनेट और उससे संबंधित जो ईमेल सुविधा है, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस हमारा कंप्लीट हो गया। विभिन्न उपयोगी पोर्टल और साइट, ये सारी चीज़ हम एक एक करके यहाँ पर देख लेंगे। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अगर पसंद आया लेक्चर तो आप दूसरों तक भी इसको पहुंचाने का जो है प्रयास करें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स आपको काम आने वाला है कहाँ पे, MPPSC के अंतर्गत आप देख सकते हैं प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स के अंतर्गत 9 नंबर का जो चैप्टर है उसमें आपको ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स और बहुत सारे टॉपिक ऐसे दिए गए हैं जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे ई कॉमर्स की, और ई कॉमर्स होता क्या है उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ई कॉमर्स का मतलब होता है क्या। कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य मतलब होता है व्यापार करना, ठीक है। और ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें जो है कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग किया जाता हो। तो कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करके किसका काम करना, वाणिज्य का, यानी कि कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करके व्यापार करना क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम देखें MPPSC प्री के अंतर्गत आपको एक टॉपिक दिया गया है, चैप्टर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपको इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में देखना है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एवं साइबर सिक्योरिटी के बारे में यहाँ देखना है। ई गवर्नेंस हमने ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर ली है। फिर हम अभी देख रहे हैं ई कॉमर्स के बारे में। फिर उसके बाद हम देखेंगे इंटरनेट एवं सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में यहाँ विस्तार से जानेंगे। फिर जो है 1-2 टॉपिक और यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, तो 9 नंबर का चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो MPPSC प्रीलिम्स का यहाँ सिलेबस है नया, जो 2020 के अकॉर्डिंग है, तो आपको ये देखना है। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया, कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करके क्या करना, एक जो है व्यापार या वाणिज्य को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना क्या कहलाता है, ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का नाम भी दिया जाता है, या फिर इंटरनेट कॉमर्स भी इसको बोला जाता है। यह जो होता है प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब जो कोई भी उत्पाद होता है या कोई सेवा होती है, उसको खरीदने और बेचने और पैसों को ट्रांसफ़र करने और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी इंटरनेट पर डेटा आदान प्रदान करने की एक प्रोसेस मानी जाती है। मतलब इसके थ्रू हम जो है कोई प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हैं, कोई सेवा को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, ठीक है। अगर पैसे को हमको भेजना और प्राप्त करना तो भी हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से डाटा का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। तो सारे काम किसके माध्यम से किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के या ई कॉमर्स के माध्यम से किया जा रहा है। और यह एक लोगों या नेटवर्क लोगों को दूरी और समय, यानी कि जो भले ही हमारे पास से, जैसे हम ऑनलाइन मान लीजिए हम फ्लिपकार्ट
या फिर हम अमेजन से कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, चाहे वो कितनी भी दूरी पर हो, हम उसको यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन पे कर सकते हैं या कैश ऑन डिलीवरी या कोई भी चीज़। तो उससे क्या होता है, दूरी और समय की जो बाधा है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो इसके मतलब दूरी और बाधा की समस्या से बचकर हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो है व्यापार को हम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ें हम यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका कुछ इतिहास मतलब किस प्रकार इसकी शुरुआत हुई है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहली बात तो करें हम 11 अगस्त 1994 की। इसकी दोपहर को फिल ब्रेंडन बर्जर एक व्यक्ति थे, इन्होंने अपना कंप्यूटर शुरू किया और नेट मार्केट मतलब एक ऑनलाइन स्टोर था, उसमें से स्टिंग यानी कि एक सीडी जो $12 की थी, $12.48 की थी, उससे खरीदा, जिसका भुगतान उन्होंने क्रेडिट कार्ड से किया। और इस सीडी का नाम क्या था, 10 सुमनर्स टेल्स इसका नाम था। और इस घटना ने इतिहास रचा और आज भी इसे असल ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन माना जाता है, क्योंकि इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान पहली एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जिसमें ओरिजिनल डाटा को जो है छुपा दिया जाता है और जो है उसको कोड वर्ड के थ्रू कन्वर्ट कर दिया जाता है। और एक होता है डिक्रिप्शन, जो कि कोड वर्ड वाले डाटा को ओरिजिनल फॉर्म में लाना। तो एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे उपयोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग से हुआ था, जो कि एक आज की डेट में आम बात हो गई है, ठीक है। इसके बाद हम देखें ई कॉमर्स को जो जन्म है इंटरनेट के समय से ही हो गया था, क्योंकि इंटरनेट का जो जन्म है आप देख सकते हैं 1990 के आसपास, यानी कि जब टिम बर्नर ली के द्वारा www का विकास किया गया था और 1991 में जनता के लिए इसको जो है जारी किया गया था, यानी कि नॉर्मल जो पब्लिक है, आम पब्लिक, उसके लिए इसको जारी कर दिया गया था। तो इसमें देखिए यूनिवर्सिटीज़ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट है, अपने रिसर्च पेपर तथा शैक्षिक जो सामग्री है उसका आदान प्रदान करने लगे। और यह प्रोसेस ARPANET आप देख सकते हैं 1965 या 64 के आसपास आप देख सकते हैं, मतलब 1970 के दशक में आप देखें तो ARPANET का विकास हुआ था, जो अमेरिकी सेना है उसके द्वारा, बेसिक तौर पर जो अपनी इन्फॉर्मेशन उसको रखने के लिए। पर ये उतना अपग्रेड लेवल का नहीं था। पर जब www का विकास हुआ तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है नेटवर्क या इंटरनेट के थ्रू। और 1960 के दौरान बिजनेसेस ने अन्य कंपनियों के साथ में अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यानी कि EDI जिसे बोलते हैं उसका उपयोग करते हुए शेयर करने शुरू किए। और फिर 1979 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, जिसे हम ANSI के नाम से जानते हैं, उसने बिजनेस डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए सार्वभौमिक यानी कि बृहद लेवल पर मानक तैयार किए, जिन्हें ASC X12 के नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिक तौर पर कुछ इतिहास था। इसकी कुछ टाइमलाइन हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें तो 1969 की बात करें तो कंप्यूसर्व की स्थापना हुई। 1979 में माइकल एल्ड्रिच ने इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किया। 1981 में टॉमसन हॉलिडे UK पहला B2B बिजनेस टू बिजनेस ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम शुरू किया। 1982 में फ्रांस टेलीकॉम ने मेनिंटल जो है ऑनलाइन और ऑर्डर के लिए यहाँ पे शुरू किया। 1982 में बोस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज ने अपना पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। 1990 में टिम बर्नर ली ने अपना पहला वेब ब्राउज़र कोड लिखा, यानी कि www का विकास हुआ और उसके थ्रू जो है उसके बाद इंटरनेट चलाने के लिए पहला वेब ब्राउज़र कोड इसके द्वारा लिखा गया। 1992 में बुक स्टैक्स अनलिमिटेड ने किताबों का पहला मार्केट प्लेस शुरू किया, जिसकी वेबसाइट थी www.books.com थी। और अब यह वेबसाइट www.barnesandnoble.com इसका नाम हो गया है। 1994 में नेटस्केप, जो कि एक प्रकार का ब्राउज़र था, नेटस्केप नेविगेटर इसके द्वारा शुरू किया गया। 1994 में नेट मार्केट ने जो है 10 सुमनर जो टेल्स है, पहली सुरक्षित खरीदारी यहाँ देखने को मिलती है, जो कि हमने पहले देख चुके हैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। फिर 1995 में eBay तथा अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट शुरू की गई। 98 में पेपाल को शुरू किया गया, जो कि मर्चेंट एक प्रकार का मीडिएटर ऑनलाइन पेमेंट को मेंटेन करने का काम करता है। 1999 में alibaba.com, जो कि चाइना की कंपनी, इसकी शुरुआत हुई। और उसके बाद में भी बहुत सारी हिस्ट्री टाइमलाइन वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे बात करते हैं हम जो आपके मॉडल्स है। मॉडल्स मतलब ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स किस किस मॉडल को यहाँ फॉलो करता है, कौन कौन से मॉडल इसके अंतर्गत हो सकते हैं, उन मॉडल्स को हम देख सकते हैं। तो मॉडल्स आप देखिए यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस होता है, जिसे शॉर्ट में B2B बोला जाता है। बिजनेस टू कंज्यूमर होता है तो उसको बोला जाता है B2C। कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है C2C बोला जाता है। कंज्यूमर टू बिजनेस होता है तो ये इसको बोला जाता है C2B। गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है, इसको G2B बोला जाता है। बिजनेस टू गवर्नमेंट होता है, इसको B2G बोला जाता है। उसके अलावा आप देखिए तो ये जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। कंज्यूमर टू गवर्नमेंट की अगर बात करें तो ये C2G बोला जाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट रूप से हम देख सकते हैं मॉडल। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं B2B की। B2B का मतलब होता है, ठीक है, B2B का मतलब क्या होता है, यह जो होता है बिजनेस टू बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस का ट्रांजैक्शन इसको बोला जाता है। यहाँ सिर्फ कंपनियाँ जो होती है एक दूसरे के साथ कारोबार करती है, यानी कि कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कारोबार करती है और इसमें फाइनल कंज्यूमर शामिल नहीं होता।
तो ऑनलाइन लेन देन केवल जो है मैन्युफैक्चरिंग होलसेलर्स और रिटेलर के मध्य होता है, यानी कि जो थोक विक्रेता होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं और जो उत्पादक होते हैं, उनके बीच में ये ट्रांजैक्शन होता है, इसको बोला जाता है B2B। ठीक है, ई कॉमर्स जब यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो वाणिज्य है, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार जब बिजनेस से बिजनेस या व्यापार के मध्य होता है तो इसे बोला जाता है कौन सा, B2B नाम का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मॉडल इसको बोला जाता है। ठीक है, दूसरा होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब होता है जब यहाँ कंपनी अपने सामान या सेवाओं को सीधे उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को बेचेगी तो इसे बोला जाता है कौन सा, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। और उपभोक्ता जो होती है वेबसाइट ब्राउज करके, जैसे प्रोडक्ट हो गए, कोई प्रोडक्ट हो गए, कोई पिक्चर्स हो गई, रिव्यू हो गया, वो देख सकते हैं, फिर वे अपना ऑर्डर देते हैं और कंपनी सीधे उन तक माल यहाँ पे पहुँचा देती है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो अमेजन इसके अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, यहाँ अमेजन शामिल होता है। उसके अलावा हम देखें तो फ्लिपकार्ट यहाँ देखने को मिलता है, जबंग देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। इसके साथ ही हम देखें तो कंज्यूमर से कंज्यूमर भी होता है यहाँ पे। कंज्यूमर से कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, जब ग्राहक से मतलब ग्राहक दूसरे ग्राहक से, मतलब जहाँ उपभोक्ता एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क करते हैं तो कोई भी कंपनी यहाँ पे शामिल नहीं होती और यह लोगों को अपने व्यक्तिगत सामान और कंपनी जो संपत्ति होती है उसकी सीधे इच्छुक पार्टी को बेचने में मदद करता है। आमतौर पर अगर देखें तो व्यापार किए गए सामान जो होते हैं, कार हो गए, बाइक हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे हम देखें तो इसके अंतर्गत OLX देख सकते हैं या फिर हम देखें क्विकर देख सकते हैं, इन सभी मॉडल को यहाँ पे फॉलो करते हैं ये OLX और क्विकर। तो यहाँ कंज्यूमर से कंज्यूमर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, व्यापार होता है, इसको बोलते हैं C2C। उसके बाद होता है C2B यानी कि कंज्यूमर से बिजनेस यहाँ देखने को मिलता है। तो इसके अंतर्गत अगर देखें तो ये B2C मतलब बिजनेस से कंज्यूमर का सीधा उल्टा है। यहाँ पे क्या होता है, मतलब ये वाला जो है, ये वाला मॉडल इससे सीधा ये कैसा है, उल्टा है। तो यहाँ देख सकते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस, इसमें उपभोक्ता कंपनी को उत्पाद या सेवाएं प्रदान करता है। एक चीज़ जो अन्य बिजनेस मॉडल से C2B को अलग करती है वह है उपभोक्ता उत्पादों के लिए मूल्य बनाते हैं। और इसके अलावा यह मॉडल फ्रीलांसर जो होते हैं उनकी आवश्यकता को पूरा करता है, जो क्लाइंट द्वारा दिए गए कार्यों पर काम करते हैं। इसके अंतर्गत हम देखें तो इसके अंतर्गत हमको गूगल एडसेंस देखने को मिलता है, कमीशन जंक्शन देखने को मिलता है और अमेजन, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती है C2B यानी कि कंज्यूमर से बिजनेस। उसके बाद गवर्नमेंट टू बिजनेस की अगर बात करें तो गवर्नमेंट से बिजनेस का मतलब क्या होता है, इस बिजनेस मॉडल का सबसे अच्छा उदाहरण हमको ई गवर्नेंस देखने को मिलता है। ई गवर्नेंस का मतलब होता है जहां सीधे जो होती है गवर्नेंस, मतलब एक प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक तौर पर हम क्या करते हैं, प्रशासन की जो देखे थे हमने मॉडल पूरा, इसके तहत सरकार तथा प्रशासनिक संस्थान अपनी सेवाएं व्यापार संस्थानों को इंटरनेट के द्वारा उपलब्ध कराती है और इन सेवाओं की सूची देश या स्थान के हिसाब से भिन्न भिन्न हो सकती है। कानूनी दस्तावेज, पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, नौकरी प्रावधान तथा अन्य व्यापारिक सेवाएं सरकार जो होती है ऑनलाइन मुहैया कराती है, उपलब्ध कराती है, जिससे सरकार और व्यापारिक जो प्रतिष्ठान है उसका समय और पूंजी दोनों यहाँ से मतलब दोनों बच जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट यानी कि देखिए G2B का उल्टा यहाँ B2G है। और जब सरकार मतलब जो गवर्नमेंट होती है अपनी ज़रूरत का कुछ सामान अथवा सेवाएं बिजनेस से ऑनलाइन खरीदती है तो इसे B2G बोलते हैं। ई कॉमर्स मॉडल इसको कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी लोकल सरकारी एजेंसी को अपने अधिकार क्षेत्र में CCTV कैमरे लगवाने हैं तो वह इसके लिए किसी कैमरा स्टोर में जाकर कैमरा खरीदती है और उन्हें लगवाने का ठेका भी बिजनेस को दे देती है। तो सब कार्य जो होते हैं इसी मॉडल के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो वर्तमान में आपको देखिए बाबा रामदेव की जो है लोकप्रिय स्वदेशी जो कंपनी है पतंजलि ब्रांड निजी व्यापार, जो कि अपने उत्पाद भारतीय सेना यानी सरकारी संस्था को बेच रहा है और यह बिजनेस मॉडल B2G के अंतर्गत शामिल किया जाता है। लास्ट बचा कौन सा, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। तो यहाँ देखिए कंज्यूमर टू गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट यहाँ देख सकते हैं हम, जो कि सीधे मतलब हम अगर बात करें यहाँ तो जो ग्राहक होते हैं मतलब जो उपभोक्ता होते हैं या फिर जो नॉर्मली जो पब्लिक होती है उससे गवर्नमेंट का जो सीधा कनेक्शन होता है, गवर्नमेंट के मध्य जो व्यापार होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसको C2G बोला जाता है। तो ये बेसिक तौर पर हमने कुछ मॉडल यहाँ पर देखें। अब बात कर लेते हैं हम इसका क्या, इसके हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस मतलब इसके लाभ क्या हो सकते हैं ई कॉमर्स के, फिर हम इसके हानि देखेंगे। तो जैसे ई कॉमर्स की अगर बात करें तो सेलर्स यानी जो बेचने वाले होते हैं ग्लोबल रीच प्रदान करता है और यह स्थान के अवरोध को दूर करता है। मतलब कोई व्यक्ति कितनी भी दूर हो वो आसानी से यहाँ पे व्यापार कर सकता है। और अब सेलर्स और बायर्स यानी कि विक्रेता और खरीदार से जो लोकेशन की बाधा के बिना वर्चुअल वर्ल्ड से मिल सकते हैं आपस में, मतलब जो प्रोडक्ट है वो देख सकते हैं बेचने, मतलब जो सेलर से उसके और खरीद भी सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो होता है लेन देन की लागत को काफ़ी कम कर देता है, जिससे कंपनियों को लाभ के अधिक मार्जिन का आनंद लेने को मिलता है। और यह जो होता है बहुत कम प्रयास के साथ सामानों की जो है
क्विक डिलीवरी प्रदान करता है। ग्राहकों की शिकायतों को भी जल्दी से दूर किया जाता है। जैसे हम बात करें ऑफलाइन स्टोर की, तो ऑफलाइन स्टोर में अगर कोई चीज़ आप खरीद लेते हो और दोबारा उसको वापस करने जाते हो तो उनके व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। परंतु जब ऑनलाइन की बात करें तो वहाँ 10 डेज़ के रिटर्न पॉलिसी देखने को मिलती है, जो कि बिना कोई दिक्कत के आपका जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, काफ़ी आसानी होती है हमारी मानसिक तौर पर, जो हम मानसिक तौर पर भी जो हमको नुकसान नहीं होता, दिमागी टेंशन नहीं होती। एक जो है सबसे बड़ा लाभ इसका है कि ग्राहक 24 घंटे खरीदारी का मौका यहाँ देखने को मिलता है। वेबसाइट पर हर समय फंक्शनल होती है और इसमें दुकानों की तरह वर्किंग आवर्स नहीं होते। ई कॉमर्स ग्राहक और व्यवसाय को बिना किसी मध्यस्थ यानी इंटरमीडिएटर्स के सीधे संपर्क में रहने की अनुमति देता है। क्विक कम्युनिकेशन और लेन देन की अनुमति भी यहाँ पे प्रदान करता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे। अब ये हमने देख लिए थे यहाँ पे। जैसे हम कंज्यूमर टू गवर्नमेंट की अगर बात करें तो जैसे ई मित्र है, सेवा, उमंग, ये सारी चीज़ हम पीछे देख चुके हैं। डिसएडवांटेजेस का मतलब क्या होता है, मतलब इसके घाटे मतलब जैसे ई कॉमर्स है उसके हानि क्या क्या हो सकती है, उसके घाटे क्या क्या हो सकते हैं। तो ई कॉमर्स पोर्टल जो है उसकी स्टार्टअप लागत बहुत अधिक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सेटअप करना, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस की जो है सभी लागतें काफ़ी महंगी होती है। उसके अलावा ई कॉमर्स उद्योग में विफलता का बहुत बड़ा जोखिम होता है। कई सारी कंपनियां बुरी तरह इस उद्योग में विफल रही है। विफलता का उच्च जोखिम आज भी बना हुआ है और एक व्यक्तिगत स्पर्श की कमी कई तरह की सेवाएं और उत्पादों के लिए नुकसान का कारण हो सकती है, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग या गहनों के व्यवसाय के लिए। सुरक्षा चिंता का दूसरा कारण है। हाल ही में अगर बात करें तो हमें कई सुरक्षा उल्लंघनों को देखा जा रहा है, और जहां ग्राहकों की जानकारी चोरी की गई, क्रेडिट कार्ड और पहचान की चोरी ग्राहकों के साथ बड़ी चिंता का विषय बना हुआ। फिर भी पूर्ति की समस्याएं भी है और ऑर्डर दिए जाने के बाद भी यहाँ शिपिंग, डिलीवरी, मिक्सअप आदि समस्याएं हो सकती है। तो इससे ग्राहकों को असंतुष्टि कभी कभी देखने को मिलती है। तो ये तो कुछ डिसएडवांटेजेस थे, परंतु फिर भी इसके काफ़ी फायदे देखने को मिलते हैं। यानी कि हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं, एक तो लाभ और एक हानि। तो हानि इसकी कम देखने को मिलती है, फायदे अधिक देखने को मिलते हैं। फिर हमको ई कॉमर्स के कुछ प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत आप देखिए ऑनलाइन स्टोर फ्रंट देखने को मिलता है और एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस देखने को मिलता है। तो जैसे अगर बात करें ऑनलाइन स्टोर फ्रंट की, तो आमतौर पर अगर बात करें हम तो मर्चेंट अपना ऑनलाइन स्टोर किसी वेबसाइट के माध्यम से बनाते हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर वेबसाइट, इंस्टामोजो वगैरह हो गया और अन्य जो चीज़ें हो गई उनके थ्रू हो गया। तो यह सबसे सीधा और आसान तरीका होता है ऑनलाइन स्टोर बनाने का, और अधिकतर बिजनेस इसी तरह से अपना व्यापार कर रहे हैं। जैसे मर्चेंट शॉपिंग कार्ट हो गया, पेमेंट गेटवे हो गया, ई कॉमर्स टूल हो गया, उसका इस्तेमाल करके अपना ऑनलाइन स्टोर बना लेते हैं तथा अपना सामान और सेवाएं बेचते हैं। ऑनलाइन स्टोर फ्रंट बनाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध होते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पे हमको मैजिंटो दिख रहा है, डेमोन बेयर दिख रहा है, ओरेकल कॉमर्स दिख रहा है, उसके अलावा सोफीफाई दिख रहा है, वू कॉमर्स दिख रहा है, विक कॉमर्स और इंस्टामोजो। ये सभी किसके उदाहरण है? ये सभी उदाहरण है किसके? ये उदाहरण है ऑनलाइन स्टोर फ्रंट के। फिर हम देखते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस की अगर बात करें यहाँ पे, तो हमको ऑनलाइन मार्केट प्लेस एक प्रकार के बिचौलिया का काम करते हैं, यानी कि इंटरमीडिएटर्स का काम करते हैं। और ऑनलाइन मार्केट प्लेस अगर देखें तो मर्चेंट और ग्राहक के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। अलग अलग मर्चेंटों को एक जगह यानी कि ऑनलाइन बाजार में उपलब्ध कराते हैं। ग्राहक का मर्चेंट से सीधा संबंध नहीं होता, बीच में मीडिएटर्स ही होते हैं। इस तरह के मार्केट प्लेस बहुत सारे उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा आज जो है करोड़ों का जो है ई कॉमर्स व्यापार किया जा रहा है। तो हम देख सकते हैं इनके लिए हम देखें तो अमेजन देखने को मिलता है, फ्लिपकार्ट है, ईबे, स्टे देखने को मिलता है, अलीबाबा, इंडिया मार्ट, ये सभी हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको एग्जाम्पल देखने मिलेंगे ई कॉमर्स के। तो ये रिटेल हो सकते हैं, होलसेलर्स हो सकते हैं, ड्रॉप शॉपिंग हो सकते हैं, क्राउड फंडिंग हो सकते हैं, सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट हो सकते हैं, सर्विस। ये कुछ उदाहरण हैं जो कि आप देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं भारत की बात करें तो भारत में ई कॉमर्स के कुछ मुख्य प्लेटफॉर्म है जो कि आप वर्तमान में देखें तो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है। ये सभी आपको भारत के अंतर्गत कुछ मुख्य प्लेटफॉर्म देखने मिलेंगे। इनके बारे में आप जानते होंगे, आप ऑनलाइन जो है शॉपिंग भी कर चुके होंगे इनमें से, ठीक है। इसके अलावा भारत में ई कॉमर्स की शुरुआत की अगर बात करें तो भारत में ई कॉमर्स की शुरुआत की बात जो है IRCTC से की जाती है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन जो है उसके द्वारा सन 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसके तहत एक ऑनलाइन पोर्टल निकाला गया, जिसके अंतर्गत रेल जो होती है ट्रेन की टिकट खरीदने के लिए यहाँ जानकारी उपलब्ध कराई गई। उससे संबंधित यानी बुकिंग कर्मियों जो है जो भी टिकट को बुक करते हैं उनके काम को कम करने के लिए ये काम किया गया था, प्रयास किया गया था। इसके बाद इसी मॉडल के तहत हम देखें तो 2003 में एयर डेक्कन और इंडियन एयरलाइंस इसके द्वारा भी इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई, जिससे जो है बिना किसी कमीशन एजेंट के जो है सीधे तौर पर यात्रियों से ये जुड़ा हुआ था। इसके अलावा भविष्य की अगर बात करें ई कॉमर्स की, तो भारत में ई कॉमर्स के भविष्य की संक्षिप्त बातें हैं तो
बात देखें तो अभी इस क्षेत्र में ऐसे ऑनलाइन मंच या जो प्लेटफॉर्म होते हैं इसके लगातार वृद्धि हो रही है। जैसे विश्व में भारत का बाजार सबसे बड़ा माना जाता है और दुनिया की बड़ी कंपनियों जो है भारत की ओर जो है इसकी नज़र बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो कुछ विदेशी कंपनियां जैसे अमेजन है, वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट जो कि फ्लिपकार्ट को अधिग्रहित की है 70%, वो अपनी सुविधा भारत में दे रही है। और अगर भारतीय ई कॉमर्स कंपनियों की बात की जाए तो फ्लिपकार्ट ने सन 2007 में इसकी शुरुआत की थी, जिसके बाद लगातार ये कंपनियों में वृद्धि होती गई। और ई कॉमर्स डिलीवरी की सुविधा अभी ज़्यादातर बड़े शहरों तक ही सीमित है, यानी कि छोटी जगह पर पहुँच पाना इसमें संभावित नहीं है। और इंटरनेट का फैलाव भारत के हर कोने में होगा, वैसे वैसे कंपनियाँ का दायरा वो है बढ़ते जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी ई कॉमर्स से रिलेटेड। तो हम एक बार फिर देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ देख ली है, ताकि आपके दिमाग में फिर से एक पिक्चर क्रिएट हो जाए। तो हमने बात करी ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यानी कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना ई कॉमर्स कहलाता है, जिसके तहत जो है हमने यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें देखें, ई कॉमर्स की हिस्ट्री देखें, उसकी टाइमलाइन हमने देखें क्या क्या चीज़ें, और कुछ मॉडल से देखें जो कि B2B, B2C, C2C, C2B, G2B और B2G, उसके बाद C2G, इन मॉडल्स को हमने देखें। उसके बाद हमने इसके एडवांटेजेस देखें, डिसएडवांटेज देखें, कुछ प्लेटफॉर्म्स देखें जो कि ऑनलाइन स्टोर फ्रंट है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, इसके कुछ उदाहरण देखें दोनों के। फिर हमने ई कॉमर्स के एग्जांपल्स देखें, भारत में इसके प्लेटफॉर्म्स देखें और इसकी शुरुआत भारत में कैसे हुई और इसका भविष्य देखें। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम इसके बाद में जब भी जल्द ही इसका जो टॉपिक है वो लाएंगे यहाँ पे। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आप टेलीग्राम चैनल और जो चर्चा परिचर्चा ग्रुप है और उत्तर लेखन ग्रुप, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी एक सही दिशा में रन हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम से संबंधित है। यदि आप फ्री प्लान लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिया जा रहा है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है 20 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को मिलाकर होता है। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देने होते हैं। और 8 PM पे ये सीरीज चलती है और 8:30 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसका फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है? इसका फायदा लेने आपको डाउनलोड करना है सिंपली अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित कोर्स यूज कीजिए, एमपीपीएससी आपका गोल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सरकार 10 आपको प्रोमो कोड यूज करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आप प्लस बैचेस के साथ जाना चाहते हैं अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। प्रीलिम्स के यहाँ पे अल्टीमेट 60 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है, संपूर्ण ज्ञान, जो कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। और यदि आप संकल्प एमपीपीएससी 2020 में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे और वीकली 12 सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लग रहे हैं यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो। मेगा बैच स्टार्टिंग सून है यहाँ पे। और एमपीपीएससी की तैयारी आप शुरू से करना चाहते हैं तो 10 महीने का फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। स्वप्न पूर्ति बैच उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और अपने सपनों को साकार करके एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसमें साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आप इन टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन को प्राप्त करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी और अपना संबंधित गोल में प्लस कोर्स में जाना है और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस प्रकार की विंडो यहाँ पे दिखेगी और आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो प्लान है वो ले सकते हैं। और याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू लेट्स क्रैक एमपी एंड वेपन एग्जाम्स।